और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। कल्पना कीजिए आपकी एक आम तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में स्टूडियो जिबली के जादुई संसार में बदल जाए। चैट जीपीटी की नई इमेज जनरेशन सुविधा ने यही सपना सच कर दिखाया है, मगर जैसे जैसे इंटरनेट पर जिबली स्टाइल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ओपन एआई की टीम पर भी भारी दबाव आ रहा है। साथ ही साथ इस जबरदस्त ट्रेंड के बीच में कुछ चिंताएं भी उभर कर सामने आई हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप अपनी तस्वीर ओपन एआई को सौंप रहे हैं तो इससे प्राइवेसी कंसर्न भी उभर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये फीचर इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके पीछे की तकनीक क्या है, कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस फीचर पर हमारा डेटा कितना सुरक्षित है। देखते हैं ये रिपोर्ट, मैं लौटूंगा खास मेहमानों के साथ। एआई की जादुई दुनिया का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोमांच की दुनिया में गोते लगाना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा हथियार मौजूदा समय में कोई और नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है चैट जीपीटी का सुपर फीचर जिबली। जब से जिबली का जादुई फीचर आया है, सोशल मीडिया पर इसी के चर्चे हैं। हर कोई जिबली से रूबरू होना चाहता है और जिबली के फीचर का हिस्सा बनना चाहता है। जिबली की लोकप्रियता तो देखिए, नेता हो या अभिनेता, आम आदमी हो या खास आदमी, हर कोई इसका दीवाना है। इसकी खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हाल यहाँ तक आ पहुंचा है कि जिबली फीचर ने चैट जीपीटी के रफ्तार को न केवल सुस्त कर दिया, जिसके चलते चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यूजर से गुजारिश की है कि वे जिबली को थोड़ा आराम दें। ये तो है जिबली की लोकप्रियता की चरम सीमा। जाहिर है जिबली के चर्चे तो हमने कर लिए, लेकिन जिबली आखिर कौन सी बला है जिसका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसे भी समझ लीजिए। स्टूडियो जिबली जापान का एक फेमस एनिमेशन स्टूडियो है। इसे 1985 में हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता ने इजाद किया था। दरअसल इसकी खासियत इसके हाथ से बने एनिमेशन है, जिसकी दुनिया दीवानी है। सच कहें तो यह स्टूडियो अपने बारीक और डिटेल्स 2D एनिमेशन के लिए जाना जाता है। देखने में भले ही ये कार्टून के पात्र जैसा लगे, लेकिन किसी शख्स या तस्वीर से हूबहू मिलता जुलता जिबली एनिमेशन लोगों को लुभाने का काम करता है। इस एनिमेशन में सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को दिखाने की कोशिश की जाती है। खासकर फंतासी कहानियों में अक्सर उड़ने वाले शहर, विशाल जानवर इसके पात्र होते हैं। जिबली का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया भर के नामचीन नेता और सेलिब्रिटीज भी जिबली एनिमेशन के साथ साथ अपने आप को जोड़ने से रोक नहीं पाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, सभी ने अपनी तस्वीरों को चैट जीपीटी के सुपर फीचर जिबली के जरिए सोशल मीडिया पर साझा किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जिबली तस्वीरों की बाढ़ आ गई। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले इलन मस्क का ग्रोक चैटबॉट मार्केट में आया था, जिसकी रोचक हाजिर जवाबी ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन ग्रोक का उल्टा पुल्टा रोचक जवाब उस समय जवाब दे गया जैसे ही जिबली की एआई मार्केट में एंट्री हुई। फिलहाल फिर मुद्दे पर आते हैं। जिबली स्टूडियो के फाउंडर हायाओ मियाजाकी ने साफ किया है कि वे खुद एआई जनरेटेड आर्ट का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक आर्ट इंसानी संवेदनाओं का एक अहम हिस्सा है, जिसे मशीनी आर्ट से पैदा नहीं किया जा सकता। तो जिबली का आनंद लें, लेकिन इसका भी एक दायरा है और ये दायरे इंसान ही तय कर सकता है, मशीन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ। स्वागत करते हैं तरेश वर्मा का, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं CoreOver.ai के। बहुत बहुत स्वागत है तरेश आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने एआई और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तरेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला है जिबली को। कुछ लोग गिबली भी कह रहे हैं, कुछ लोग जिबली भी कह रहे हैं। हम जो जापानीज़ जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और ख़ास तौर से जो मियाजाकी साहब इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिबली। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स पे मैं थोड़ा सा दूसरे पार्ट में आऊँगा। लेकिन ऐसा क्या है इसमें जो पूरी दुनिया इतनी दीवानी हो गई? ओपन एआई को कहना पड़ा साहब बस करिए, हमारी कमर टूट रही है, हमारे सर्वर्स डाउन हो रहे हैं। ज़रा बताइए सर, इसमें क्या ऐसा स्पेशल है? फन कंपोनेंट है, फन मोमेंट है। आप एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप ऐसे भी दिख सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स ऐसे भी निकल करके आ सकते हैं। और ये जो पैटर्न था 2D एनिमेशन का,
जो ये जो स्टूडियो जिबली स्टूडियो लेकर के आया था, तो उसके प्रोडक्ट्स हम सभी लोगों ने देखे इन द नेम ऑफ सर्टेन मूवीज, बहुत पॉपुलर रही हैं। और वो जब इस तरह का टूल लोगों के हाथ में लगता है तो लोग बाग की जो फ्रेंजी है वो बहुत बढ़ जाती है। हर आदमी, हर इंसान इस एक्सपीरियंस को लेना चाहता है। तो आपने एक अपना इमेज आपने अपलोड किया, उस पिक्चर को एक पिक्सल टू पिक्सल सिनेरियो के अंदर, वो एक नए तरीके से दिखा रहा है चीज को, एक इन एन एनिमेटेड वे। आपको देखकर अच्छा लगता है, ये बट आपका बट फन बट मोमेंट। तरेश जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन में आपकी नॉर्मल पिक्चर्स को एनिमेशन में बदलने वाले बहुत सारे टूल्स हमने देखे। राइट फ्रॉम स्नैपचैट में तो पूरी दुनिया ही भरी पड़ी है इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। जो चैट जीपीटी का ही जो पुराना फीचर है जिसमें आप एआई पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, उसमें भी कुछ 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 इस तरह का था। ये ऐसा नया क्या है इसमें कि ये एकदम दुनिया का, इसने बिल्कुल दुनिया को ऐसा लगा कि सब कुछ बंद करके हर कोई बस अपनी तस्वीरों को बस कन्वर्ट करना चाहता है। इसकी डिटेलिंग इस टूल की जो डिटेलिंग है वो इसको एक बहुत खास बना दे रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये आपके हर फ्रेम को ये पकड़ने की कोशिश करता है, विच मैंने एक वर्ड यूज किया, पिक्सल टू पिक्सल। ये रिस्पॉन्स देता है आपकी इमेज पे। तो ये इसकी खूबसूरती है इस टूल की, इसको कि वो इसको काफी डिटेल्ड वर्जन देता है एक एनिमेटेड पिक्चर में। एब्सोल्युटली। यानी कि मतलब काफ़ी कुछ है इसमें। एक तो स्टनिंग एनिमेशन जो आपने पिक्सल टू पिक्सल कहा, इसके अलावा जो इसमें जो स्टोरी टेलिंग का जो भाव है वो बताया जा रहा है कि वो बहुत ही मास्टरफुल है। थोड़ा सा दुबे वो जी। तो हाँ हाँ। वो तो जिबली स्टूडियो की खासियत थी ना, कि वो कहते हैं कि हम जिस तरीके से इमोशंस देते हैं वो बहुत सिंपल इमोशंस है। सो हाँ। वो जिबली स्टूडियो की खासियत है कि हम सिंपल स्टूडियो देते हैं, लाइट बैकग्राउंड रखते हैं, हम इसमें बहुत लाउड नहीं करते हैं कन्वर्टेड इमेज को। तो वो दो तीन चार जो सैलिएंट फीचर्स हैं जो जुबली स्टूडियो के रहे हैं कोर, वो इस किसी भी कन्वर्टेड इमेज के अंदर नजर आते हैं। तो वो इसकी डेफिनेटली खासियत। और हमने देखा है कि एनीमे को लेकर जो थोड़ा सा, जो खास तौर से जो जापानीज़ एनीमे को लेकर पूरी दुनिया में जो अटेंशन जापानीज़ एनीमे को मिला है, उसमें उस जापानीज़ एनीमे की थोड़ा सा हमने कल्चरल डेप्थ भी इसमें देखी है, जो बड़ा बखूबी इसको उकेरने की कोशिश की गई है। और शायद वही जो इमोशनल इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से लोग खींचे चले आ रहे हैं। मैं अमित दुबे जी के पास चलना चाहूँगा। अमित जी, आपका थोड़ा सा इनिशियल रिमार्क बिफोर वी गेट इनटू द साइड इफेक्ट एंड द कंसर्निंग पार्ट ऑफ दिस। ये ऐसा इसमें क्या है, क्या इतना अट्रैक्शन है, सारी की सारी अटेंशन इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि जिबली के आसपास आकर ठहर गई है। नहीं, ये बिल्कुल आपने बात सही की कि जापान का जो एनिमेशन है हमेशा से पॉपुलर रहा है और वो बड़ा यूनिक रहा है। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, पर मुझे कुछ लोगों ने एंगेज करना शुरू किया, नहीं आप एक बार पढ़िए। और जो मैंने वहाँ की वो स्टोरी टेलिंग जो उनका मेथड है वो बहुत ग्रिपिंग होता है, और जो पिक्चराइजेशन है वो भी बड़ा यूनिक था। तो इस वजह से एक अलग उन्होंने अपना बेंचमार्क स्थापित किया हुआ है। वही चीज अब तेजी से हो रही है। एआई सिर्फ उस चीज को फास्ट कर रहा है। इससे पहले ये चीजें टेक्नोलॉजी में भी स्लो ही होती थी, पर एआई ने इतना आसान कर दिया है और उस वजह से लोग उसका एंजॉय कर पा रहे हैं। रिस्क अलग कर दिए जाएं तो मैं ये भी देखता हूँ कि एआई अब इस तरह के खुद के भी नए तरीके के एनिमेशन इजाद करेगा। जैसे जो जिबली जो टेक्नोलॉजी है, ये तो फिर भी किसी का आर्ट का तरीका है, लेकिन हो सकता है कि हमारे सामने अब कुछ इस तरह के नई क्रिएटिविटीज आके दिखाई दें जो एआई खुद बनाए, जो हमने इससे पहले किसी इंसान ने वैसा ट्राई भी नहीं किया होगा। तो इस तरह की संभावनाएं भी अभी देखी जा रही हैं और हम और हुक होंगे अभी और उसमें प्रभावित होंगे। और अब वो पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है, लेकिन एआई विल कीप अस सरप्राइजिंग। एब्सोल्युटली। इमोशनल हुक है उसमें और शेयरेबल इमोशनल हुक्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई इसे शेयर कर रहा है, हर कोई चाहता है कि लोग मेरा एक गिबली अवतार भी देखें। विजुअल्स तो में तो वाव फैक्टर है ही। साथ ही साथ में हम देखें जो गिबली फैंस हैं उन्होंने जो इसकी पब्लिसिटी करी है, जो पहले से एक उनका डेडिकेटेड एक पूरा ग्रुप है, उन्होंने जो पब्लिसिटी करी है, तो एक तरह से वो पूरी दुनिया में एक तरह से जीते जागते इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा
इसके उन पक्षों पर जिन पर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और ख़ास तौर से डेटा सिक्योरिटी को लेकर। तरेश जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। बहुत सारे साइबर विशेषज्ञ, जो दुनिया के चोटी के साइबर विशेषज्ञ हैं, वो अलग अलग चिंताएं जाहिर कर रहे हैं इस ट्रेंड पर कि साहब आपकी तस्वीरें इस तरह से तो सीधा सीधा डेटा ब्रोकर्स के हाथ में चली जाएंगी, डार्क वेब में चली जाएंगी, इस तरह के कंसर्न्स हैं। क्या आप इन्हें जेन्युइन मानते हैं? देखने का नजरिया ठीक करना पड़ेगा। वो इस तरीके से कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लैंडस्केप है, इट हैज ऑलवेज बीन डेटा हंग्री, राइट। डेटा की रिक्वायरमेंट तो है। डेटा लोग डिफरेंट तरीके से अभी तक ले रहे थे। ये पर्टिकुलर जो एक मेथोडोलॉजी आप इस केस में देखेंगे बड़ी यूनिक है, इन द सेंस कि लोग वह खुद ही आके वॉलंटरीली अपने डेटा को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे कि चैट जीपीटी है, उसके लिए काम आसान हो जाता है। किन चीजों को लेकर के? इन चीजों को लेकर के कि उनको बहुत ज्यादा आपसे अप्रूवल्स नहीं चाहिए, आप उनको प्राइवेसी पॉलिसी की जो कंप्लायंस है वो ऑटोमेटिकली मिलती है, क्योंकि आप वॉलंटरीली डेटा सबमिट कर रहे हैं। जो यूरोप बेस्ड जीडीपीआर के जो लॉज हैं, डेटा स्क्रैपिंग फ्रॉम वेबसाइट एंड समथिंग, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो उससे बच जाते हैं। अब जो हमें कंसर्न लगता है वो ये लगता है कि एक बार हमारे हाथ से तेल निकल गया तो वो जाकर के रहेगा किसके पास। तो जो हमें साइबर सिक्योरिटी के डेटा लीक होने के जो रीजंस रहते हैं वो तो हमेशा रहेंगे, वो अभी भी रहेंगे, कि सर्वर पे कितनी सिक्योरिटी है, आपके एंड लैपटॉप पर कितनी सिक्योरिटी है, आपके सॉफ्टवेयर में कितनी सिक्योरिटी है, और कल की डेट में एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर इमेज को या उस पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से यूज करेगा, उसका भी बहुत क्लियर कट जवाब अभी कहीं से आया नहीं है। तो वो कंप्लायंसेस अभी होनी बाकी है मार्केट के अंदर। कंसर्न्स बहुत वैलिड है, बहुत जेन्युइन है, और होने भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे इकोसिस्टम में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के अभी हम लोगों ने वो दूरी तय नहीं की है। इसके लिए बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। अमित जी, थोड़ा सा आप भी बताएं। जीडीपीआर का जिक्र तरेश जी ने किया, और उसको लेकर तो यूरोप में बहुत सारे कंसर्न हैं। 2024 में 300 से ज़्यादा डेटा उल्लंघन के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें कई एआई कंपनीज भी शामिल हैं। तो वहाँ पर इस तरह के कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। आप बताइए, ये कंसर्न कितने जेन्युइन हैं? दीपक जी, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको। अभी भी मुझे कई बार जो एयरपोर्ट पर अपना व्यवस्था है कि फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू आपको सीधे एंट्री मिल जाएगी और आप को कम लाइन में लगना पड़ेगा, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब ये तो हमारा फेस लेते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हैं, प्राइवेसी का कंसर्न है, हम तो इसको नहीं यूज करेंगे। और फिर वही अपना फेस ऐसी 50 वेबसाइट एप्लीकेशंस में देते रहते हैं, वहां कोई ना दिक्कत नहीं होती। दूसरा बात कि जो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसमें तो फेस आपका रिकॉर्ड भी नहीं होता, सिर्फ फेशियल फीचर्स रखे जाते हैं, और दैट टू इनक्रिप्टेड, वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, जबकि तो स्टोर नहीं होगा। यहाँ तो आपने डेटा अपलोड करके स्टोर करवा दिया है कि अब आप आगे के लिए भी यूज कर लें, वो सारी परमिशन दे दी है। एक क्लियर व्यू करके कंपनी थी, उसने 3 बिलियन से ज्यादा लोगों का ऐसी फेशियल डेटा कलेक्ट किया इलीगली, और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेच दिया। 3 बिलियन का मतलब है कि हर दुनिया के हर दूसरे बंदे का, तीसरे बंदे का डेटा उनके पास था। इसी तरीके से अभी जो ये गिबली का बन रहा है, हर किसी का फेस हाई रेजोल्यूशन और विद एक्सप्रेशन उनके पास पहुंच जाएगा। दूसरा, जैसे आपने जीडीपीआर की बात की, यूके के अंदर एक कानून है कि आप किसी बच्चे का फेस नहीं खींच सकते, उसका फोटो नहीं ले सकते, जो छोटी एज के बच्चे हैं। तो उसमें वो लोग कई बार बड़ा रेस्ट्रिक्शन होते हैं और वो कानून के दायरे में भी रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक बार हम किसी उसमें म्यूजियम में थे और हमने कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ फोटोग्राफ ले लिया और उसमें कोई बच्चा आगे खड़ा हो गया था, तो गार्ड्स ने आके हमें रोका कि नहीं नहीं, आपने कोई पिक्चर ले ली है और उसको आप डिलीट कीजिए, जिसमें बच्चा भी है। तो फिर हमें पिक्चर डिलीट भी करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर तो आप अपने बच्चों की फोटो खुद ही डाल रहे हैं और सारे लोग डाल रहे हैं, तो ये पिक्चर्स इवेंचुअली लीक होकर डार्क वेब पर चली जाएंगी, इसकी संभावना हमेशा रहेगी, और उसका मिसयूज भी होगा, इसकी संभावना भी रहेगी।
तो ये एक रीजन है। दूसरा, जब ये पिक्चर्स आप डालते हो तो इसमें कई सारा मेटा डेटा भी चला जाता है, जैसे आपकी लोकेशंस भी जाती हैं, डिवाइस टाइप चला जाता है, किस टाइम पर पिक्चर ली गई थी, तो उससे ए एक्सट्रापोलेशन होना भी संभावना हो जाएगा। हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको एक एआई टूल मिल जाए जो आपको बचपन से लेकर अभी तक की पूरी पिक्चर्स नए तरीके से बना के दे दे, जबकि उसको सिर्फ आपकी एक पिक्चर पता थी, क्योंकि वो एक्सट्रापोलेट कर लेगा आगे कि आप कैसे दिखोगे, क्या होगे, और आपके बचपन की भी कर देगा, और ऐसे इतना कंटेंट क्रिएट करके दे देगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो पिक्चर्स मैंने कभी खींची भी नहीं थी। ये सब होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, अभी तो हम सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट लिया है हमने एआई का। एआई अभी क्या करेगा वो तो आगे हमें और सरप्राइज ही करेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब होगा क्योंकि हम डेटा दिए जा रहे हैं। जितना हम आसानी से ल्योर होकर, प्रभावित होकर, इंप्रेस होकर, एक्साइटमेंट में दे तो रहे हैं डेटा, पर उसके दुष्प्रभाव भी सामने आएंगे और दिखेंगे, बड़ी जल्दी दिखने लगेंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि आप हिंट कर रहे हैं कि अभी आगे इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बातें उभर कर सामने आ सकती हैं, जो थोड़ा सा चिंताजनक पक्ष की ओर ज़्यादा होंगी। बट तरेश जी, मुझे बताइए कि एक बात तो मेरे को समझ में आ रही है कि किसी ने अगर अपनी फ़ोटो प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए डाली, तो हमारे पास जो उभर कर सामने आता है, जो हम बड़ा जिससे खुश हो जाते हैं, वो तो हमारी उसका जो जिबली वर्जन है वो हमें दिख रहा है। बट हमारी मूल तस्वीर कहाँ गई, वो कहाँ है सर, वो कहाँ है, और वो कहाँ कहाँ जा सकती है वहां से? वो चली गई क्लाउड में। अभी उस क्लाउड के अंदर एक्सेस कौन कौन कर पाएगा और किस नियत से कर पाएगा वो डिपेंड करेगा। वो आपके डेटा की नियति तय करेगा। हाँ। तो ये तो खैर हल्के की बात है, लेकिन जैसे कि अभी कहा मान्यवर ने कि आप इसके दुष्प्रभावों से बच नहीं पाएंगे, और ये एआई जिस तरीके से आपके डेटा को लेके आपको सरप्राइज करेगी, तो वो दैट मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस आपको रहेगा जरूर, लेकिन वो आप ही को खेल रही है, आप ही की चीजों के साथ खेल रही है। कल अगर ये डेटा किसी गलत नियत के घेरे में जाता है, या किसी ऐसे पक्ष के पास जाता है जो कि आपके इम्पर्सोनेट कर सकती है आपकी पिक्चर्स को, और एक ऐसी जगह आपके पिक्चर को यूज कर सकती है जहां पर एक इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म हुई, और उस पर्टिकुलर चीज, आपकी इमेज को यूज कर लिया गया, आपके फैमिली के लोगों को यूज वैलिड कर पॉइंट लिया तरेश जी, गया, वैलिड पॉइंट तरेश जी, लेकिन मुझे एक सिंपल सा एक क्लियर कट आंसर जरा अगर आप दे पाएं। चलिए ठीक है, वो क्लाउड में गया, क्लाउड में किस किस के एक्सेस है, वहाँ से डार्क वेब और वहाँ से बहुत सारे जाल के मुहाने खुल जाते हैं, तो वहाँ तक तो हम नहीं जा रहे हैं। बट जो कंपनी कह रही है कि साहब मेरे पास ये फीचर है, जो ओपन एआई कह रही है, डेटा ये बताता है कि 70% तक का जो एआई कंपनियां हैं, यूज़र का 70% तक जो डेटा है वो मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्या करती हैं कंपनीज हमारे डेटा का, चाहे वो फोटो फॉर्म में है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, वो 70% डेटा का क्या किया जाता है? डेटा ट्रेनिंग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के तहत उस फ्रेमवर्क के अंदर उस डेटा को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट आपके किसी ना किसी सवाल का जवाब दे रहा हो, किसी एट्रीब्यूट का जवाब दे रहा हो। मेरी एक इमेज है, मेरी इमेज में मेरे मेरे आई लैशेज कुड बी वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। माई मेरे जो बोलने का तरीका है, हालांकि पूरी जो एआई है कन्वर्सेशनल और नॉन कन्वर्सेशनल एबिलिटीज पे डिवाइडेड होती है, लेकिन ये नॉन कन्वर्सेशनल जरूर है, ये जो इमेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर उस पर्टिकुलर डेटा को ट्रेन किया जाता है, तभी वो कलेक्टिवली एक उस लहजे में आती है, वो एक रेस्पॉन्स जनरेट कर पाएगी। जो रेस्पॉन्स जनरेट होता है वो आर्टिफिशियल होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। बट तो तरेश जी, जितना उस डेटा या उन पिक्चर्स के पास जो एआई कंपनीज हैं, एआई प्लेटफॉर्म है, उसका तो नियंत्रण 100% नियंत्रण है उस डेटा पर, उस पिक्चर पर। तो क्या ये एज ए यूजर मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर अभी इसको ड्राफ्ट किया जा रहा है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा कंप्लायंस लॉज के नाम पर, कि कोई भी पर्सनल डेटा, देखिए पर्सनल डेटा की एक अलग डेफिनेशन है, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो कभी यूज नहीं होना चाहिए। उसको यूज करने के लिए आपको यूजर की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए भी उसके जो एथिकल यूजेस हैं, उसके जो उस इवन
दैट कंप्लाइड दैट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, उसका भी एक यूसेज डिफाइंड है। ठीक है, तो उसको उसी को हम एथिकल डेटा कंप्लायंस भी बोलते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें हम आज की डेट के अंदर, मैं आपसे मिला, आपसे मिलने के बाद में जरूरी नहीं कि मैं ये बात तीसरे आदमी को बताऊं कि मैंने आपसे क्या बात की, ये मेरे एथिक्स हैं। हम्म। लेकिन कल मैं बाहर जाता हूँ और उस बात को पब्लिक कर देता हूँ फॉर फॉर टू एनीबडी, कोई पूछे या ना पूछे, ये अनएथिकल बिहेवियर। हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। बिल्कुल। सिमिलरली जो डेटा पॉइंट अभी कंपनी एआई कंपनीज के पास चले गए हैं, वो इसको किन पॉजिटिव और एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर एट्रीब्यूट्स पे यूज कर रहे हैं, वो एक समझ है, और उसी की ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल ये ये जो बड़ा ओपन और वेग भी है कि आपने नैतिकता के भरोसे छोड़ा हुआ है सब कुछ, बाध्यकारी जैसा कुछ चीज़ नहीं है। अमित जी आपके पास आऊँगा। $13 बिलियन का मार्केट है सर, ये डेटा ब्रोकर्स का जो बाजार है। 25 में और भी बढ़ेगा ये, अभी तो और भी आएगा, और इसमें जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी इसमें आएंगी। कहाँ हमारी फ़ोटो जा रही हैं, क्या जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर हम जितनी भी तस्वीरें शेयर करते हैं, वो वैसे भी छोड़ दीजिए जिबली का ट्रेंड, वो वैसे भी जो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप ही से हमारी कितनी बार बातचीत हुई है, प्रतीत होता है कि 50% तस्वीरें स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे भी। तो इतने बड़े एक ऐसे समंदर में हम रह रहे हैं जहाँ पर खतरा ही खतरा है। तो कोई कानून इसे रोक सकता है क्या, या कुछ नीतियां इसे रोक सकती हैं, और दुनिया में इस पर क्या हो रहा है? देखिए, कानून हमेशा मैं कहता हूँ कानून सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं। कानून उन लोगों के तो नहीं होंगे जो नेगेटिव यूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी का, और जो कानून के दायरे में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव यूज ही ज्यादा करें। तो कानून की वजह से नेगेटिव यूज पर लगाम लगना मुश्किल लगता है मुझे। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी मान लीजिए इतना पॉपुलर हो गया, जैसा आपने कहा है कि दुनिया में 8-8.5 बिलियन लोग हैं, 6 बिलियन जितने भी इंटरनेट पे लोग हैं, 4-4.5 बिलियन, उन्होंने सबने अपनी पिक्चर इस पर डाल दी है। अब एक वो डेटा पहुंच गया डार्क वेब में। अब किसी बंदे का खुराफाती दिमाग चला, उसने एक टूल बना लिया कि मैं किसी बंदे को तुरंत पहचान दूंगा, चाहे वो किसी भी एंगल से मुझे थोड़ा बहुत दिख जाए। तो फेशियल रिकग्निशन तो अभी इतना इफेक्टिव हो ही गया। तो अब आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी भी जगह लीगली इलीगल आप ट्रैक करके उस बंदे को पहचान सकते हो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ये हो रहा है ऑलरेडी। जैसे आपने अलेक्सा के पास जाइए, पूछते हैं कि अलेक्सा हु एम आई, तो वो बता देता है 3 शब्द सुन के कि आप ये हैं, क्योंकि आपकी आवाज पहचानता है। तो जिनके पास भी आपका डेटा है वो आपको रिकग्नाइज तो करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। हाँ, रिस्क ये है कि ये डेटा यदि कहीं बाहर चला गया तो वो भी कर लेंगे, और वो ऐसे करके वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे रहे हैं या गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से खतरा। तो एक तो ये चीज मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा क्या है कि इसमें कई बार सॉरी अमित जी, मैं यहाँ पर आऊँगा। आपने तो थोड़ा सा ना दिमाग के चक्षु खोल दिए। आपने कहा जो चेहरे की पहचान वाला है, फेस रिकग्निशन, तो अगर वाकई में हमारा चेहरा हर जगह मौजूद है और उनको मैनिपुलेट करने की भी ताकत लोगों में है, तो ये जो डिवाइस अनलॉक के लिए हम लोग चेहरे की पहचान वाला फीचर यूज करते हैं, इसको सर बंद करना पड़ेगा, उसकी जगह पिन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, यही मैं सारे चीजें की हिंट दे रहा था कि जितने सिक्योरिटी प्रोविजंस हमने बायोमेट्रिक रखे हुए हैं, चाहे वो पासपोर्ट वाले हों, चाहे वो आपके सिक्योरिटी सर्वर के एक्सेसेस हों, मोबाइल फोन के एक्सेसेस हों, हर जगह कल के दिन एक ऐप आ गई कि आप बंदे का नाम बताओ, बाकी हम अंदर कर देंगे, या हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे। सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, संभावना हो सकती है। तो ये अभी तक हम फिंगरप्रिंट क्लोनिंग से परेशान थे, अब हम फेशियल रिकग्निशन से भी होंगे। एआई ये करेगा, ये आगे जाके इंसान की वो सारी चीजें क्लोन कर पाएगा जिस चीज को हम यूनिक पॉइंट बनाकर सिक्योरिटी अचीव करने की कोशिश करते थे। सिक्योरिटी के लिए सफिशिएंट अब नहीं रहेंगे और हमें कुछ दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको पता है आवाज भी क्लोन हो रही है, बायोमेट्रिक भी क्लोन हो रहा है, फेस भी क्लोन हो रहा है। तो हमारी ऐसी कौन सी यूनिक आइडेंटिटी बची है जिसके तहत हम कल के दिन आइडेंटिफाई कर पाए कि बंदा अवतार है या रियल है। और अवतार भी 10,000 बन के आ गए सामने, और सब के पास वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेसेस भी हैं जो कोई एआई ही वेरीफाई कर रहा है, उसके पीछे कोई इंसान भी नहीं है जो 2% देख ले। और जितनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्स हम डाल रहे हैं, एडवांस अपने वॉइस सैंपल्स डाल रहे हैं, ये भी है सर। उनको ट्रेनिंग के लिए तो स्क्रैप किया जा सकता है। जितनी बढ़िया तस्वीर होगी, हाई रेजोल्यूशन होगा, उतना तो एआई का काम कम हो गया। तो इससे भी बचना है सर कि बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली नहीं डालनी है अनाप शनाप।
बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन नहीं डालनी चाहिए। हाई रेजोल्यूशन तो इमेजेस बिल्कुल अवॉइड कीजिए और खास तौर से उसमें मेटा डेटा भी हटा दीजिए। मेटा डेटा हटाने का सिंपल सा तरीका है कि उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे, तो वो मेटा डेटा वैसे ही स्क्रैप कर देता है, उसके बाद उसको यूज कीजिए। खींच के सीधे पोटे दे ओरिजिनल फोटो है उसको नहीं अपलोड कीजिए चैट जीपीटी, तो उससे काफी डेटा हट जाएगा, क्योंकि यदि उसको मेटा डेटा मिल गया तो वो और मैप कर पाएगा आपके आइडेंटिटी से कि आप हैं कौन। और आप तो अपलोड कर रहे हैं तो अपने आईडी से कर रहे हैं, यदि आप अपनी ही फोटो डाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस चीज की मैपिंग हो चुकी है और वो विद मैप डेटा कहीं ना कहीं चला जाएगा। और फिर आप मल्टीपल फोटोज डाल रहे हैं, फिर आप अपने घर के बाकी सदस्यों की भी डाल रहे हैं, तो ये रिस्क आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो कि कोशिश कीजिए कि लो रेजोल्यूशन में रहे तो ठीक रहेगा। कल के दिन यदि कोई एआई मिसयूज करता भी है तो आपके लिए रिस्क कम रहे। हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें इस फ्लो का पार्ट भी बनना है। थोड़ा सा कॉन्शियस रखकर मिनिमम फोटोज डालें और एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है। ऐसा ना हो कि आप, मैंने देखा है लोग तो अभी इतने क्रेजी हो गए कि हर दिन एक फोटो आ रही है उनकी ज्वेलरी में, तो ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर तरह का किसी ने लिखा भी है एआई कंपनीज के लिए काम सॉल्व हो गया, थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है साहब डेटा इकट्ठा करने के लिए, लोग वॉलंटरली दिए जा रहे हैं। आपने मल्टी बिलियन बिजनेस खड़ा कर दिया बिना कोई खर्चा किए, बताइए। और ऐसा बिजनेस जिसमें इतनी कमाई हो रही है या इतना डेटा इकट्ठा हो रहा है कि मालिक परेशान हो गया, कह रहा है भाई रुक जाओ, थम जाओ, नहीं तो हमारी कमर टूट जाएगी, इतना हमें डेटा से माला माल मत बनाओ। सो एनीवेज, जैसा कि दोनों हमारे महानुभावों ने कहा भी कि अगली बार कोई एआई ट्रेंड आए तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप भी ट्रेंड में रहिए, हम आपको ट्रेंड में नहीं रहने की बात नहीं कह रहे हैं, बट प्लीज़ ज़रा सोच समझ के अपनी गोपनीयता को बचा के, वो ख़ास तौर से हाई रेजोल्यूशन और बार बार अनाप शनाप पिक्चरें न डालें। इस्तेमाल करें एआई का, ट्रेंड का अपने एंटरटेनमेंट के लिए या थोड़ा बहुत नेटवर्किंग वगैरह के लिए, जो भी आप मिनिमम काम करना चाहते हैं, बट किसी के हाथ की कठपुतली ना बन जाएं आप, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तरेश वर्मा जी, थैंक यू सो मच। अमित दुबे जी, थैंक यू सो मच आप दोनों के इनसाइट्स के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।